अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देख लेते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को। तो जब हम टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं तो जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ये बेसिकली 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। 3 डिमेंशन में प्रोटीन की फोल्डिंग से टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता है। पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर बना, फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट वगैरह, बीटा लूप्स, बैंड्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर आता है। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है कि वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर का कम्बिनेशन होता है। और उसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर आता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के कम्बिनेशन से बनता है। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर से पहले हम एक यहाँ पे टर्म देख लेते हैं जिसको हम नाम लेते हैं डोमेन का। अब डोमेन क्या है? डोमेन एक प्रोटीन का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंडिपेंडेंट यूनिट है। इनके स्ट्रक्चरली भी इसके अंदर जो फोल्डिंग है वो बाकी डोमेन से इंडिपेंडेंट होती है और फंक्शनली भी ये इंडिपेंडेंटली अपना फंक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। मिसाल के तौर पर डोमेन क्या कर सकती है? एक लार्ज सपोज कि एक लार्ज प्रोटीन है, ये एक लार्ज पॉलीपेप्टाइड चेन है। जब इसकी फोल्डिंग होती है तो इसके अंदर कई डोमेन्स बनेंगे। इनकी एक चेन है यहाँ पे कुछ अल्फा हेलिक्स बन गया, ठीक है, कुछ बीटा प्लेटेड शीट बन गई, ठीक है, बीटा बैंड्स बन गए, अल्फा हेलिक्स बना, ठीक है। यूँ इसके अंदर एक डोमेन बन जाएगी। उसके आगे चल के एक और डोमेन यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है, यहाँ पे एक और डोमेन बन गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलें तो एक और डोमेन इसके अंदर बन जाएगी, ठीक है, बीटा प्लेटेड शीट, अल्फा हेलिक्स और ये सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। अब जो डोमेन है इसके अंदर ये अपना इंडिपेंडेंट रोल प्ले कर सकती है। मिसाल के तौर पे इंडिपेंडेंट रोल कैसे? यानी कि एक डोमेन जो है ये लाइगेंड के साथ या किसी केमिकल मैसेंजर के साथ बाइंड कर सकती है, या हाइड्रोफोबिक कोड में से किसी प्रोटीन की पास कर सकती है, या किसी प्रोटीन को मेम्ब्रेन के अंदर एंकोर करके रख सकती है, ठीक है। उसके अलावा अपना ये कैटालिटिक रोल भी प्ले कर सकती है। तो इंडिपेंडेंटली एक डोमेन जो है अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, ठीक है। तो एक प्रोटीन जो है, लार्ज प्रोटीन जो है वो वेरियस डोमेन से मिलकर बनी होती है। और डोमेन के अंदर क्या क्या चीज़ होती है? डोमेन के अंदर बेसिकली सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही होता है। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर में इसके अंदर अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट, बीटा बैंड्स और लूप्स और कॉइल वगैरह इनका कम्बिनेशन होता है। सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है एक डोमेन के अंदर। तो प्रोटीन क्या हो रहा है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ने डोमेन्स बनाई। अब डोमेन्स की फर्दर फोल्डिंग होगी। यहाँ पे ये डोमेन्स हैं सपोज, अब इन डोमेन्स की फर्दर यूँ फोल्डिंग होगी एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर की फॉर्म में। तो इस तरह एक 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। और टर्शियरी स्ट्रक्चर तक एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर तक ही पहुंचती है। जैसे मायोग्लोबिन की बात करें उसके अंदर सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, वो टर्शियरी स्ट्रक्चर तक ही पहुंचती है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर तक वो नहीं जाती। अब टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कौन कौन कर रहा होता है? इसको पहले नंबर पर स्टेबलाइज करते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के बाद इसको स्टेबलाइज करते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, ठीक है। उसके बाद इसको स्टेबलाइज करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ठीक है। और उसके बाद इसको स्टेबलाइज करते हैं आयोनिक इंटरेक्शंस, ठीक है, आयोनिक इंटरेक्शंस। ये सब इंटरेक्शन जो है इसको टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड किस तरह बनते हैं? आप सपोज के पॉलीपेप्टाइड चेन थी, ठीक है, तो यहाँ पे एक सिस्टीन रेजिड्यू पड़ा हुआ है जिसकी साइड चेन में SH होता है। SH जो ग्रुप है वो मौजूद होता है। यहाँ पे एक और सिस्टीन रेजिड्यू है, उसकी साइड चेन में भी SH पड़ा हुआ है। तो अभी दोनों इंटरेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक सिस्टाइन रेजिड्यू बना देते हैं। यहाँ पे इनकी बॉन्डिंग से डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है और ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह आ जाते हैं। यहाँ पे सल्फाइड बॉन्ड, यहाँ पे ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाता है। अब ये क्या करता है? अब ये इसके अंदर एक किंक इंट्रोड्यूस करवा देता है। इनके चेन को कुछ यूँ करीब ले आएगा क्योंकि बॉन्ड बन गए यहाँ पे। तो इस तरह कुछ हद तक बेंडिंग आ जाती है चेन में। इसी तरह मज़ीद डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेंगे, मज़ीद फोल्डिंग होगी, ठीक है, और मज़ीद जो है उसको स्टेबिलिटी मिलेगी बॉन्डिंग की वजह से टर्शियरी स्ट्रक्चर को। इस तरह डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं चेन के जो साइड में R ग्रुप है उनके अंदर, जहाँ पे SH सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड पड़े हुए हैं, वापस में इंटैक्ट करके डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के प्रोटीन को फोल्ड भी करवा रहे हैं और फोल्डेड स्ट्रक्चर को बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से स्टेबिलिटी भी दे रहे हैं। उसके बाद हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन किस तरह होता है? ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन थी, साइडों में R ग्रुप जो हैं यहाँ पे R ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब R ग्रुप जो है इसमें से कुछ अमीनो एसिड के पोलर भी होंगे, कुछ के नॉन पोलर भी होंगे, क्योंकि दोनों तरह के अमीनो एसिड प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं। तो जो नॉन पोलर अमीनो एसिड होंगे, अगर तो पोलर मीडियम है, साइडों पे मीडियम पोलर पड़ा हुआ है, तो नॉन पोलर अमीनो एसिड क्या करेंगे कि वो यहाँ पे सपोज ये एक नॉन पोलर अमीनो एसिड है, ये भी एक नॉन पोलर है, ये भी एक नॉन पोलर है, तो इस तरह अरेंज होंगे कि तीनों नॉन पोलर जो है मीडियम से परे हो जाए और पोलर जो है वो सरफेस पे आ जाएँ। तो नॉन पोलर जो है एक साइड पे यूँ इकट्ठे हो जाएंगे अंदर की तरफ और चेन फोल्डेड हो जाएगी कुछ इस फॉर्म में कि इनको ये अंदर जगह दे और बाकी जो है
पोलर वो बाहर की तरफ आ रहे हैं, सरफेस की तरफ आ रहे हैं। तो ये हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है, इनके जो पोलर हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं, पोलर मीडियम को फेस कर रहे हैं, और जो नॉन पोलर हैं वो पोलर मीडियम से अवे भाग जाते हैं। तो इससे भी प्रोटीन जो है फोल्ड हो रही है, और फोल्ड होने के साथ साथ प्रोटीन के फोल्डेड स्ट्रक्चर को या टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी भी मिल रही है। तो ये होता है हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। उसके बाद आते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स पीछे भी हमने देखे हुए हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह बनते हैं कि एक तो यहाँ पे कार्बोनाइल ऑक्सीजन होता है, सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अब जो कार्बन है पार्शियल पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब साइडों में अगर इसके इर्द गिर्द कोई आ जाता है नाइट्रोजन के साथ बॉन्डेड आइटम, NH बॉन्डेड आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरह जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आयनिक इंट्रैक्शंस। अब आयनिक इंट्रैक्शन किस तरह होता है कि साइड चेन, सपोज के प्रोटीन की साइड चेन में यहाँ पे एसिडिक अमाइनो एसिड था जिसमें यहाँ पे COO नेगेटिव ग्रुप था। अब इसके साथ सामने कोई अमाइनो एसिड आ जाता है जिसके अंदर NH3 ग्रुप है, इनके बेसिक अमाइनो एसिड आ जाता है NH3 पॉजिटिव। तो इनके दरमियान इंट्रैक्शन डेवलप होता है, वो चूँकि ये अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान आ रहा है, तो ये आयनिक इंट्रैक्शन होता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, और इससे भी प्रोटीन जो है फोल्ड होती है, प्रोटीन के अंदर किंक भी इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है, और बॉन्ड बन रहा है। तो ये बॉन्ड जो है ये स्टेबिलिटी भी स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह प्रोटीन के अंदर ये बॉन्ड जो है, आयनिक बॉन्ड जो है, ये भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर। तो इस तरह डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग होती है। ये बॉन्डिंग जो है प्रोटीन को फोल्ड भी करवा रही है और फोल्डेड स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर रही है। तो बेसिकली इसके अंदर रोल किसका है, साइड चेन R ग्रुप्स जो हैं उनका मेन रोल आ रहा है बॉन्डिंग के अंदर, क्योंकि डाइसल्फाइड बॉन्ड भी R ग्रुप्स जो हैं, साइड चेन के R ग्रुप्स वो बनवा रहे हैं। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन भी उनकी वजह से हो रहा है, आयनिक इंट्रैक्शन भी उसकी वजह से हो रहा है। तो ये बेसिकली R ग्रुप्स का रोल है जो वो प्रोटीन फोल्डिंग के अंदर प्ले कर रहे हैं। और जब कोई प्रोटीन डीनेचर होती है तो ये इनकी बॉन्डिंग जो है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह, ये सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन का सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और प्रोटीन डीनेचर हो जाती है। अब डीनेचरेटेड प्रोटीन जो है अपना स्ट्रक्चर परफॉर्म नहीं कर सकती क्योंकि वो अब नॉर्मल प्रोटीन हो जाती है। वो आप नॉर्मल फंक्शन का प्रोटीन के लिए ज़रूरी है कि वो प्रॉपर्ली फोल्डेड भी हो अपनी रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो अगर उसकी फोल्डिंग डिस्टर्ब हो रही है तो उसका फंक्शन जो है वो भी ख़त्म हो जाता है, वो फंक्शन नहीं कर पाती। अब यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी है चैपरॉन्स की, ठीक है, चैपरॉन्स। अब चैपरॉन्स या इनको हीट शॉक प्रोटीन्स भी कह रहे हैं। ये स्पेसिफिक प्रोटीन है जो फोल्डिंग के प्रोसेस को रेगुलेट करती हैं। ये स्पेसिफिक साइड पे प्रोटीन की बाइंड करेंगी, ठीक है। अगर यहाँ पे उनको ये अननेसेसरी जो है कहीं पे इंट्रैक्शन डेवलपमेंट का अच्छा हो तो वहाँ पे जाके उस रिएक्टिव साइड को प्रोटीन की या वहाँ पे जो ग्रुप्स होंगे उनको कवर कर लेंगी, तो वहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होने देंगी, या प्रॉपर जहाँ पे बॉन्डिंग की ज़रूरत है वहाँ पे कैटालिस्ट का रोल भी प्ले करती हैं। तो इस तरह ये जो चैपरॉन्स हैं प्रोटीन फोल्डिंग को रेगुलेट कर रहे हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन है प्रोटीन फोल्डिंग की। अब यहाँ पे बुक पे आएँ तो यहाँ पे भी आप देखें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर अब डेवलप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर डोमेन्स बनेंगे और डोमेन्स भी आगे फोल्ड हो रही हैं। तो फोल्ड होती है पे लास्ट पे जाके इनका प्रोटीन का एक मोनोमर बन जाता है। अब जो प्रोटीन जिनके अंदर सिंगल चेन है उनको मोनोमेरिक प्रोटीन कहते हैं, जिनके अंदर 2 या 3 चेन्स आ जाती हैं, 2 चेन्स वाले को डायमेरिक, 3 चेन वाले को ट्राइमेरिक, इस तरह टेट्रामेरिक प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। तो जो सिंगल चेन वाली प्रोटीन है यानी कि मोनोमेरिक प्रोटीन है वो टर्शियरी स्ट्रक्चर तक रहती है। जो ज़्यादा चेन वाली है वो आगे क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर तक भी जाती हैं। जैसे हेमोग्लोबिन है HB, इसकी बात करें तो इसके अंदर 4 चेन होती हैं, 2 अल्फ़ा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं, और अल्फ़ा और बीटा चेन मिलकर बनाते हैं अल्फ़ा बीटा डायमर्स, AB डायमर 1 और AB डायमर 2, अल्फ़ा बीटा डायमर 2। ये डायमर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि एक अल्फ़ा बीटा डायमर यूँ पड़ा होता है, ठीक है, एक अल्फ़ा बीटा डायमर है, दूसरा अल्फ़ा बीटा डायमर ये है, फिर इनके दरमियान इंट्रैक्शन जो है डेवलप होता है। 4 चेन्स आपस में जुड़ी होती हैं, 4 चेन से एक क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बन रहा होता है, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।